मैं जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा था, घर में परिवार का माहौल कैसा था और किस तरह के स्टूडेंट थे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी एक न्यूक्लियर फैमिली थी, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा ही मेरा एक छोटा भाई भी है, हम दोनों की पढ़ाई के लिए वो लोग बहुत कॉन्शियस और बहुत अवेयर थे। 10th तक मेरी पढ़ाई देवघर में रामकृष्ण मिशन स्कूल है, उस बिहार का एक रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ तक हुई। 11th-12th में मैं DPS आरकेपुरम से मैंने पढ़ाई की दिल्ली, और ग्रेजुएशन मैंने IIT बॉम्बे से किया। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के मन में हमेशा से उन्होंने मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे मेरा पुश किया कि हाँ, कॉलेज में जाने के बाद मैंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखी वहाँ पे, और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विस एक अच्छा ऑप्शन है जो मुझे परस्यू करना चाहिए। तो 4th ईयर में मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सुहर्ष ने बताया कि बचपन से ही माता पिता ने, इनके पिताजी ने इनको इनकरेज किया कि IAS बनो और इन्होंने आज वो बन के दिखाया, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि बचपन से सही दिशा मिलना? देखिए, जो डेवलपमेंट है बच्चों का कि दिमाग में जितना जल्दी करियर के बारे में एक अवेयरनेस आ जाए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए स्टूडेंट के लिए इजी पड़ता है कि कोई भटकाव ना हो। और यदि पेरेंट्स इस मामले में साथ जुड़ जाएं कि बच्चे को गाइड करें कि आपको IAS बनना है, सिविल सर्विसेज की ओर में जाना है, और तैयारी जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं, मतलब 12th के बाद करियर का चुनाव हो जाना चाहिए और स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई करनी चाहिए और गार्जियंस को भी उसी हिसाब से उनको ही प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सुहर्ष जो कि इस मामले में पहले बड़ा भाग्यशाली रहे हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं, चूँकि डॉक्टर्स हैं और उनके दिमाग में अवेयरनेस थी पहले से, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया और इन्होंने आगे उसको बढ़ाया। तो सुहर्ष, सबसे पहले क्या दिमाग में आया जब सोचा कि IAS बनना है अब, और आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रहे थे, तो पहला कदम क्या था? मैं IIT बॉम्बे से मैंने ग्रेजुएशन की है। वहाँ पे सिविल सर्विस का कल्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकी के इंजीनियरिंग IITs में है। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे बिल्कुल शुरुआत से ही फ्रेंड्स की अच्छी कंपनी मिली जो उस समय क्वालिफाई भी कर चुके थे, और टीचर से भी मुझे सही गाइडेंस मिला बिल्कुल शुरुआत से ही। तो कई बार होता है कि तैयारी आदमी डिटरमिन्ड होता है एग्ज़ाम लिखने को और प्रिपेयर करने को, हार्ड वर्क भी करता है बहुत, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाने पे समय से थोड़ा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है, जिससे काफ़ी परेशानियां आती है बाद में। तो मैं इस मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहा, और इस वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं कॉलेज से दे रहा था, उस साल मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था और रिटर्न अकाउंट सर्विस में। तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि जब आप जस्ट पास आउट हुआ था, उतनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था अच्छे से, काफ़ी डेडिकेटेड टाइम के साथ, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं एग्ज़ाम कर सकता हूँ। तो वही मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी हुआ, जिससे मैं काफ़ी टाइम तक एग्ज़ाम लिख पाया फिर आगे भी। सर, एक बड़ी सही बात उन्होंने बोली कि जब उन्होंने पूरी तरह से तैयारी नहीं की, इसका मतलब जैसे आप हमेशा बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड, तो रिलैक्स थे और अपने तरीके से तैयारी कर रहे थे और उन्हें सक्सेस भी मिला। तो कितना ज़रूरी है और कितना, क्योंकि IIT से थे तो एक नॉलेज बेस ऑलरेडी अच्छा था, तो कितना कंडीशनिंग ऑफ माइंड कितने इंपॉर्टेंट है सर इसमें? सक्सेस का इसमें क्या मंत्रा है, कैसे वो उसको क्रैक कर पाए? विजुअलाइजेशन अपने लाइफ में सक्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे यही बनना है और मुझे यही पाना है लाइफ में, तो वो सारी जितनी भी कहते हैं कॉस्मिक फोर्सेस उसके साथ जुड़ जाती हैं। साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से इंसान उसकी ओर जाने लगता है और उन्हीं चीज़ों पे निगाहें पड़ती है, उस लोग के साथ जुड़ते चले जाते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंड को उसके अकॉर्डिंगली रीप्रोग्राम करना, कंडीशन करना। तो जो चीज़ दिखाई दे रहा है सोर्स के साथ में, इन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा, अपने दिमाग में उसको बसाया और उसके अकॉर्डिंगली फिर सारे रास्ते आगे करते चले गए। तो सर, बीइंग एन एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है कि सुहर्ष का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था और इनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या वो जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, प्लीज़ सर। सोर्स आमतौर पे जो स्टूडेंट्स के मन में भावना होती है कि कब और किस में जो IAS की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या 12th के बाद शुरू कर दें या ग्रेजुएशन करने के बाद करें या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करें, तो आपकी इस बारे में क्या राय है और अपने बारे में क्या लागू किया इसमें? सर, अगर आप सिलेबस को देखें जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का है, तो उसमें सिविल सर्विस मेंशन्ड है, बहुत क्लियरली लिखा है कि वो कैंडिडेट का एक जनरल अवेयरनेस टेस्ट करना चाहते हैं। एग्ज़ाम आप बेशक ग्रेजुएशन के बाद देना, आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन जनरल स्टडीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे एग्ज़ाम का, वो सर आप देखें तो काफ़ी हद तक हमारे 11th-12th के सिलेबस 10+2 के सिलेबस का ही लिंक्ड है।
और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में सर आपको ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो सर जनरल स्टडीज़ के लिए काफ़ी उसका बड़ा सिलेबस है, लेकिन सर अगर आप सिलेबस देखें तो काफ़ी कुछ वो क्लास +2 लेवल से लिंक्ड है। और किसी किसी एरिया में आपको ग्रेजुएशन का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। लेकिन सर मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या फिर बहुत एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस उसमें आते स्टडीज कर ले। हाँ, तो सर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के व्यू से, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन और +2 लेवल सिलेबस उसी तरीके पे डिज़ाइंड है। लेकिन तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 12th के बाद ही स्टूडेंट को कॉन्शियस हो जाना चाहिए और साथ के साथ ग्रेजुएशन करते साथ साथ में यदि वो जनरल स्टडीज़ की तैयारी उस समय शुरू कर दें तो शायद अच्छा रहेगा? सर बिल्कुल ये सोचने में ये काफ़ी फीजिबल लगता है, काफ़ी सही है कि अगर वो 12th के बाद अवेयर है एटलीस्ट कि उसे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। बिकॉज आप उसी इस एग्ज़ाम के नीड को अगर आप समझ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो एक आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी और बैलेंस व्यू बन के सामने आता है जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्लास 12th के बाद आप सीधा ही सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करने लगें। अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिस करना चाहिए, अच्छे से अपना ग्रेजुएशन करें और लास्ट ईयर में भी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आप एग्ज़ाम स्पेसिफिक सिलेबस के हिसाब से लास्ट ईयर क्वेश्चन के हिसाब से प्रिपेयर करना स्पेसिफिक कर सकते हैं। लेकिन सर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ हैबिट्स हैं जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग, जनरल अवेयरनेस अबाउट द सोशल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स, कुछ मैगजीन स्टैंडर्ड मैगजीन्स पढ़ना जैसे योजना, कुरुक्षेत्र जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है, कुछ बेसिक रीडिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे इंडिया बुक, तो वो आप क्लास 12 के बाद बेशक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ करते रहे ताकि अचानक कोई चीज़ सरप्राइज ना हो। जी बिल्कुल। बेसिकली 12th के बाद चूंकि सिलेबस 10+2 सर का मैं बस है, ये कहना चाहूँगा कि 12th के बाद कंडीशनिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन एग्जाम के बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद या मे बी लास्ट ईयर में एग्जाम स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर्ड है फाइनल ईयर या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक साल जो एक सीरियस प्रिपरेशन स्टूडेंट करें और अवेयरनेस लेवल 12th के बाद ही शुरू हो जाए तो ये काफ़ी एक रंग ला सकता है। जी बिल्कुल। स्टूडेंट के मन में एक बड़ा एक अनसर्टेनिटी होती है कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, लोग कह देते हैं राइट कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ, बट आपके बारे में ये चूँकि साबित नहीं होता क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट से ही सक्सेस पाया और पहले सिलेक्शन में ही पहले ही अटेम्प्ट में आपको एक अच्छा रैंक मिला, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आपको मिला, लेकिन आपने ट्रेनिंग के दौरान ही उसको रिज़ाइन कर दिया क्योंकि आपकी इच्छा थी कि मुझे IAS बनना है। फिर आपका सेकेंड अटेम्प्ट में भी गए, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में चांस की बात है कि आप अपने सिलेक्शन में जो फिर आपका हुआ ग्रुप ए सर्विसेज में, फिर आपने इसको ज्वाइन नहीं की। थर्ड अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू के बाद आपने जो है फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, नेचुरली बड़ा शौक लगा होगा उसके सामने। लेकिन इस सवाल पे हम दोबारा आएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फोर्थ अटेम्प्ट में फिर आपको इनकम टैक्स पे सिलेक्शन हुआ और फिफ्थ में जाकर के ऑल इंडिया में आप ऑल इंडिया 5th रैंकर हो गए। तो उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मन में एक अनसर्टेनिटी रहती है कि अनप्रेडिक्टेबल इस एग्जामिनेशन में होगा या नहीं होगा, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहेंगे कि क्या सचमुच में अनप्रेडिक्टेबल है या अपनी डेस्टिनी को मेहनत से सिस्टम से तैयार किया जा सकता है और रिजल्ट पाया जा सकता है? सर मेरा जर्नी इस एग्ज़ाम से थोड़ा लंबा रहा और थोड़ा डिफरेंट भी रहा। लेकिन सर अब हम लोग 3 स्टेज में देखते हैं। इस एग्ज़ाम का मुख्यतः 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकेंड इज़ द मेन एग्ज़ाम एंड फाइनल इज़ द इंटरव्यू। राइट। तो सर फर्स्ट स्टेज पे मुझे नहीं लगता कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। अगर आपको आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो वहाँ पे तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखती है। और नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तकरीबन 13-14 हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं। राइट, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेज में तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। सर दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है मेन एग्जामिनेशन का। सर वो उसका नेचर एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बेशक सर आपको लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, एसए का भी पेपर है, 4 GS का पेपर है, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। तो सर वहाँ पे कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बिकॉज सर काफ़ी सारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लिटरेचर भी है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी है। तो वहाँ पे सर थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी एक साल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस दूसरों के कंपैरिजन में कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे बेशक है। और इंटरव्यू में भी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत ही साइंटिफिक एग्जाम है सर। इसका सिलेबस डिफाइंड है, इसके मटेरियल क्या पढ़ना है आपको वो डिफाइंड है, और क्या क्वेश्चन का टाइप, अगर आप 5 साल लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नेचर पता चल जाए कि यूपीएससी क्या जानना चाह रही है।
अगर इन सब को देख के, अगर सबको दिमाग ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करते हैं, तो जो अनप्रेडिक्टेबल, ऐसे लेमैन को लगे कि अनप्रेडिक्टेबल है क्या, कुछ सिलेबस नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन प्रोग्राम है, सिलेबस है। अगर आप उस हिसाब से तैयारी करते हैं, सही गाइडेंस हो, फोकस्ड क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में मैं ये कहना चाहूँगा सर कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज सर सिलेबस देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लो या फिर कहाँ से करो वो पता नहीं चलता है। तो सर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजाइज स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के, जो सर इसका थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल नेचर, या कहें अनप्रेडिक्टेबल कहना सही नहीं होगा, सब्जेक्टिव नेचर है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, क्योंकि यूपीएससी ने कई अटेम्प्ट दे रखे हैं जी। तो मान लीजिए 1-2 एग्जामिनेशन में जो तैयारी किया और यदि अनप्रेडिक्टेबल ढंग से वो चीज़ें नहीं मैनेज हो पाई तो फिर दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में जी। आपके पास मौका होता है। तो एक चीज़ मैं और सर बताना चाहूँगा कि अगर आप टोटल सिलेक्शन लिस्ट देखें, 1000, अगर ऑन एवरेज लास्ट 3-4 साल से 1000 लोग रेकमेंड कर रही है यूपीएससी सर्विसेज के लिए, तो उसमें सर काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हर साल होता है, जो ऑलरेडी सर्विस में होते हैं, और रैंक इंप्रूव करना। तो मे बी सर टॉप में, टॉप 50, टॉप 100 रैंक लाना, थोड़ा सा आप श्योर नहीं हो सकते कि मेरी तैयारी हो गई, अब मेरी आ ही जाएगी, लेकिन लिस्ट में आप नाम अपना इंश्योर कर सकते हैं। जिन तैयारी सिस्टमैटिकली अंदर गाइडेंस प्रॉपर हो जाए, तो मेरा भी जो अनुभव रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा हर बार सिलेक्शन होता है, कई बार वो रैंक के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि आपके बारे में भी ऐसा साबित हुआ। पर अगर नटशेल में मैं टिप्स, सफलता के जो टिप्स हैं जो जिन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया, जो आपको लगता है कि यंग एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्या टिप्स हैं किसी भी परीक्षा में पास होने के? इस स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो इस एग्ज़ाम का नेचर बहुत डिफरेंट है और थोड़ा डिमांडिंग हो जाता है जी, एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशंस जो हैं हमारे इंजीनियरिंग लेवल पे या मेडिकल लेवल पे। तो यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ भी एक सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। एक सही गाइडेंस, एग्ज़ाम के नेचर को समझना और एग्ज़ाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है। कई बार होता है कि लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन फोकस थोड़ा मिसिंग होता है या फिर सही ट्रैक पे नहीं आ पाते हैं। जी, जी, तो जी। इसलिए स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, रादर दैन बस हार्ड वर्किंग काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में मिस या फिर कुछ मिथ्स बहुत एसोसिएटेड है एग्जाम्स के। लक फैक्टर लोगों को लगता है बहुत प्ले करता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक एग्ज़ाम है, इसका भी एक सिलेबस है और किसी फिक्स क्राइटेरिया पे ये जज करती है जो इन्होंने बता रखा है, बिल्कुल, कि जिस क्राइटेरिया पे आपको जज करना चाहते हैं आप वो समझें और अपने ऊपर भरोसा रखें। बिकॉज इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि कई बार, और यूपीएससी भी आपको 6 अटेम्प्ट्स देती है, इसका मतलब ये है अगर आप देखें यूपीएससी भी श्योर नहीं है कि एक मैं बहुत अच्छे कैंडिडेट को एक बार में सेलेक्ट कर लूँगी, सेलेक्ट हो जाएगा वो बंदा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप एग्ज़ाम के लिए आईएएस बनने की काबिलियत रखते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है कि आप ना हो पाए, तो उससे डिसहार्टेंड ना हो जी, जी, और मोटिवेटेड रह के एग्ज़ाम ले। क्योंकि अगर आपका एक बार लेवल आ जाता है जो यूपीएससी को चाहिए सेलेक्ट करने के लिए, तो आपका होना पक्का ही है। बिल्कुल, और हिम्मत ना हारें और एग्ज़ाम देते रहें। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक तो कि मेंटर का होना, एक सही मार्गदर्शक का होना कितना ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो सफलता को प्राप्त कर सकें? देखिए, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन करना किस डायरेक्शन में है, कितने कम समय में उसको पूरा करना है, इसके लिए मेंटरशिप का बहुत एक इम्पोर्टेंस होता है। सही गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज वही सब चीज़ें जो मान लीजिए कुछ महीनों में काम होना है वो कई सालों तक उसके लिए क्लैरिटी नहीं आ सकती है। बिल्कुल, तो मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। सही गाइडेंस कैंडिडेट को होना चाहिए, जिसको हम एक डायरेक्शन कहते हैं, वो उसी डायरेक्शन में जाएं। जी, 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 जी। और इसके अलावा कुछ सफलता के टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें कि कैसे अपना टाइम मैनेज करें या कैसे शुरुआत करें एटलीस्ट, अगर वो किसी भी परीक्षा को देने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए? सबसे पहले एक होता है इंसान को इच्छा खाली होना कि चलो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसके लिए एक होती है एक बर्निंग डिजायर, इसको विल होना कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो सबसे पहले अपने गोल सेटिंग के प्रति बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ चलो कुछ और देख लेंगे। और जब हम अपने मन को ये दे देते हैं कि होगा ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और भी कर लेंगे, तो हमेशा फिर इंसान वो कुछ और ही करता है, फिर जो मेन मंजिल की ओर नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा गोल के प्रति बहुत क्लियर रहें, और उसके बाद एक सही मार्गदर्शन को फॉलो करें। पिछले साल के क्वेश्चंस को देखें, पैटर्न को देखें कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड एग्ज़ाम है, उसका एक क्राइटेरिया है। सही किताबों के चुनाव, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, अपने साथ साथ इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि कितनी एफिशिएंटली
हम काम कर सकें। एक तैयारी के दौरान में बहुत तरह के तनाव आते हैं, डाउट आता है, इन पर वर्क करना। इसलिए और यदि ये करने में सक्षम हो गया कैंडिडेट तो उसका सिलेक्शन निश्चित होगा। बिल्कुल निश्चित होगा सर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे शो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। सुहर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।